आज सड़कों के बीचों बीच ना मैनचेस्टर में बने विदेशी कपड़ों की एक बहुत विशाल होली चल रही है। हजारों की भीड़ इकट्ठा है वहाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इस भीड़ में सिर्फ नेता नहीं है, छात्र हैं, महिलाएं हैं और आम मजदूर भी शामिल हैं। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ कपड़ों को जलाने की कोई आम सी घटना नहीं थी। ये एक साम्राज्य के खिलाफ दशकों से दबे हुए गुस्से का ना एक मनोवैज्ञानिक विस्फोट था। सही कहा। मतलब जो लोग कल तक अदालतों और दफ्तरों में बस अर्जियां लेकर खड़े रहते थे, वे अचानक से सड़कों पर उतर आए थे और सीधे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। हाँ, और इसी बड़े दिशा परिवर्तन को समझने के लिए आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस बेहद महत्वपूर्ण कालखंड का गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे इतिहास में उग्रवाद का युग या एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 1905 से 1917 के बीच का दौर था। बिल्कुल, और इस विस्तृत चर्चा की नींव हमने राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम, सतीश चंद्रा जैसे प्रतिष्ठित इतिहासकारों के दस्तावेजों और राष्ट्रीय स्तर की जो ऐतिहासिक शोध हैं उन पर रखी है। हाँ, ताकि सभी पहलुओं को निष्पक्ष रूप से देखा जा सके। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ना केवल तारीखें गिनना नहीं है, हमें ये समझना है कि आखिर कैसे और क्यों वो जो एक संवैधानिक दायरों में सिमटी हुई विनम्र राजनीति थी, वो अचानक से एक आक्रामक जन आंदोलन में बदल गई। और कैसे इसी दौर ने अंततः उस विशाल गांधीवादी युग की टूलकिट तैयार की जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस बदलाव की जड़ों को खंगालने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा शायद। हाँ, बिल्कुल जाना होगा। देखिए, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहां से लेकर 1905 तक, मतलब पूरे 20 साल तक नरमपंथी या जिन्हें हम मॉडरेट्स कहते हैं, उनके नेतृत्व ने ही भारतीय राजनीति की कमान संभाली हुई थी। तो मतलब उनकी रणनीति क्या थी उस समय? उनकी रणनीति ना मुख्य रूप से संवैधानिक तरीकों पर निर्भर थी, जैसे कि याचिकाएं देना, प्रस्ताव पारित करना और सरकार से अपील करना। अगर हम आज के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करें ना, तो ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई कर्मचारी 20 साल तक अपने बॉस को बहुत ही विनम्र ईमेल लिखकर बस प्रमोशन मांग रहा हो। अरे, बहुत सटीक उदाहरण है ये। हाँ, मतलब और बदले में उसे सिर्फ कोरे आश्वासन मिल रहे हो। ये जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति या पॉलिटिकल मेंडिकेंसी थी ना, ये कुछ ऐसी ही थी जिसमें केवल संवैधानिक तरीके अपनाए गए, लेकिन नतीजा कुछ खास निकला नहीं। बिल्कुल। नरमपंथी नेताओं को दरअसल ब्रिटिश न्यायप्रियता में बहुत गहरा विश्वास था। अच्छा, उन्हें सच में लगता था कि अंग्रेज न्याय करेंगे? हाँ, मतलब उन्हें लगता था कि अगर वे तार्किक रूप से अपनी बात रखेंगे तो ब्रिटिश संसद उनकी मांगे मान ही लेगी। लेकिन 20 साल के इस कूटनीतिक प्रयास का नतीजा लगभग शून्य ही रहा। केवल हताशा और खाली वादे। लेकिन यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। क्या नरमपंथी नेता इस जमीनी हकीकत से बिल्कुल अनजान थे? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वे अनजान थे या वे सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे थे। तो फिर असल में हो क्या रहा था बैकग्राउंड में? दरअसल उनके इसी दौर में ना एक ऐसा मजबूत बौद्धिक आधार तैयार हुआ जिसने आगे चलकर उग्रवाद की नींव रखी। दादा भाई नौरोजी का धन की निकासी मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इसका सबसे बड़ा और अहम उदाहरण है। अच्छा, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत तो अक्सर चर्चा में आता है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो असल में ये निकासी हो कैसे रही थी? ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई सीधा डकैती का मामला तो था नहीं? हाँ? कि ब्रिटिश सैनिक आए और खजाना लूट कर ले गए। इसकी कार्यप्रणाली क्या थी? इसकी कार्यप्रणाली ना बहुत ही व्यवस्थित और वैधानिक तरीके से बनाई गई थी। इसे होम चार्जेस या घरेई व्यय का नाम दिया गया था। होम चार्जेस? इसमें क्या क्या शामिल होता था? ब्रिटिश अधिकारियों की भारी भरकम पेंशन, सेना का खर्च और सुनिए, लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पूरे दफ्तर का खर्च भी भारतीय करदाताओं के पैसों से चुकाया जा रहा था। बाप रे, मतलब लंदन के दफ्तर का खर्च भी भारत उठा रहा था। ये तो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल, और इससे भी बड़ा आर्थिक शोषण रेलवे के जरिए हो रहा था। रेलवे के जरिए? वो कैसे? देखिए, ब्रिटिश निवेशकों को भारतीय रेलवे में पैसा लगाने पर ना 5% के निश्चित मुनाफे की गारंटी दी गई थी। 5% की गारंटी? हाँ, और मजे की बात यह है कि अगर रेलवे घाटे में भी जाती तो भी वो मुनाफा भारत के खजाने से ही दिया जाता था। ओहो, मतलब एक तरह से कच्चे माल का निर्यात और महंगे तैयार माल का आयात तो हो ही रहा था, साथ ही ये एक ऐसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दिया गया था जिसमें नुकसान का सारा जोखिम भारत का था और मुनाफे की पूरी गारंटी ब्रिटेन की। एकदम सही पकड़े हैं आप।
और जब ये सारे आंकड़े और ये पूरी व्यवस्था शिक्षित वर्ग के सामने आए ना, तो ब्रिटिश राज के एक भलाई करने वाली संस्था होने का भ्रम हमेशा के लिए टूट गया। और मुझे लगता है कि इसी टूटे हुए भ्रम के बीच ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने सच में आग में घी का काम किया। बिल्कुल, वैश्विक राजनीति भी बहुत तेजी से बदल रही थी उस वक्त। जैसे 1896 में एक छोटे से अफ्रीकी देश इथियोपिया ने इटली की विशाल सेना को हरा दिया था। हाँ, और उससे भी बड़ा झटका तो 1904-1905 के रूस जापान युद्ध में लगा था। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। मतलब एक छोटे से एशियाई देश जापान ने एक विशाल यूरोपीय साम्राज्य रूस को सच में धूल चटा दी थी। हाँ, इस घटना का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव था ना, वो बहुत ही गहरा था। बिल्कुल, सदियों से जो एक मिथक गढ़ा गया था ना, वो व्हाइट मैन्स बर्डन का, या कि यूरोपीय शक्तियां तो अजेय हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो मिथक पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। सही बात है। शिक्षित मध्यम वर्ग के युवाओं ने ये साफ देख लिया था कि अगर तकनीक और दृढ़ संकल्प हो तो यूरोपीय साम्राज्यवाद को भी आसानी से हराया जा सकता है। तो इसी नई चेतना ने युवाओं को शायद ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब क्रमिक सुधारों या ग्रेजुअल रिफॉर्म्स का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, उन्हें समझ आ गया था कि ताकतवर के सामने विनम्र याचिकाएं काम नहीं आती, अपनी ताकत का एहसास कराना ही पड़ता है। और यहीं से उन नेताओं का उदय होता है जिन्हें इतिहास में उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। जब हम इस उग्रवादी चरण की बात करते हैं ना, तो अक्सर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ युवाओं का एक दिशाहीन और अंधा गुस्सा था। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। हाँ, तो क्या सच में ये बिना किसी योजना का गुस्सा था, या फिर इन उग्रवादी नेताओं के पास कोई ठोस ब्लूप्रिंट भी था? अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो उनका ब्लूप्रिंट बिल्कुल सटीक और बहुत ही स्पष्ट था। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध या पैसिव रेजिस्टेंस का मॉडल सामने रखा था। अच्छा, तो इस मॉडल के मुख्य स्तंभ क्या थे? इसके 4 मुख्य स्तंभ थे: स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। इन चारों शब्दों ने तो पूरे आंदोलन की दिशा ही तय कर दी थी। बिल्कुल। स्वराज्य का मतलब था स्वशासन। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय तक ना पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्पष्ट रूप से आकार नहीं ले पाई थी। सही कहा। और स्वदेशी का अर्थ था अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। हाँ, और जो तीसरा स्तंभ था बहिष्कार या बॉयकॉट, वो केवल ब्रिटिश सामानों तक सीमित नहीं था। अच्छा, तो इसमें और क्या-क्या शामिल था? इसमें सरकारी अदालतों, स्कूलों और यहाँ तक कि सरकारी उपाधियों का त्याग भी शामिल था। और चौथा स्तंभ था राष्ट्रीय शिक्षा, जिसका उद्देश्य शायद ऐसी शिक्षा प्रणाली खड़ी करना था जो औपनिवेशिक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो। बिल्कुल, ताकि भारतीयों को अपनी संस्कृति और राष्ट्रवाद से गहराई से जोड़ा जा सके। और इस पूरी विचारधारा को जमीन पर उतारने का जो श्रेय है वो मुख्य रूप से लाल बाल पाल की त्रिकड़ी को जाता है। हाँ, ये तिकड़ी बहुत ही प्रभावशाली थी। पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल। और साथ ही अरबिंदो घोष और अश्विनी कुमार दत्त जैसे विचारकों के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने इसके दार्शनिक आधार को बहुत मजबूत किया। बिल्कुल, और इनमें भी ना तिलक की जो रणनीति थी वो विशेष रूप से ध्यान खींचती है। हाँ, तिलक जी ने तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। उनकी रणनीति के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, उन्होंने ना जनता को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सवों को एक सार्वजनिक और राजनीतिक मंच में बदल दिया था। अब तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन था या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल थी? ये तिलक की एक बहुत ही शानदार रणनीतिक चाल थी। उस समय ना ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A जैसे कड़े राजद्रोह कानून लागू कर रखे थे। हाँ, जिसके तहत सरकार के खिलाफ राजनीतिक सभाएं करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। बिल्कुल, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों पर सीधे पाबंदी लगाना सरकार के लिए काफी मुश्किल था। अरे वाह! तो तिलक ने इन उत्सवों का इस्तेमाल आम जनता को एक जगह इकट्ठा करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए किया। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि इसके जरिए वे सरकारी सेंसरशिप से भी आसानी से बच गए। मतलब एक तरह से उन्होंने धर्म और संस्कृति के ढाल का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी राजनीतिक गोलबंदी कर दी। एकदम सही। तो अब देखिए, सिद्धांत तैयार थे और नेता भी तैयार थे, लेकिन हम जानते हैं कि हर बड़े जन आंदोलन को भड़कने के लिए ना एक चिंगारी की जरूरत होती है। और वो चिंगारी साबित हुई ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति,
विशेषकर 1905 का बंगाल विभाजन। बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार ने ये तर्क दिया था कि बंगाल ना एक बहुत बड़ा प्रांत है और वहाँ का प्रशासन संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, उनका कहना था कि सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे बांटा जा रहा है। पर क्या ये सच था? मतलब प्रशासनिक सुविधा का वो तर्क तो केवल एक दिखावा ही लगता है। बिल्कुल दिखावा था। उस समय का बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा और मजबूत केंद्र बन चुका था। तो तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन का असली मकसद क्या था? उनका असली मकसद इसी राष्ट्रवाद के केंद्र को जड़ से नष्ट करना था। उन्होंने बंगाल को भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित करने की योजना बनाई। मतलब एक तरफ हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल। जी हाँ, ये सीधे तौर पर उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे क्रूर रूप था। लेकिन इस फैसले का जो पलटवार हुआ ना, उसकी उम्मीद शायद लॉर्ड कर्जन को भी सपने में नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। बंगाल विभाजन के विरोध में ही उस विशाल स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। और ये आंदोलन सिर्फ याचिकाओं या भाषणों तक तो सीमित नहीं रहा। एकदम नहीं, ये सड़कों पर आ गया था। अगर हम इसके आर्थिक पहलू पर गौर करें तो विदेशी कपड़ों की होली जलाना या ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना, ये केवल एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रहार था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर। अगर आज के संदर्भ में देखें ना, तो ये किसी देशव्यापी कैंसल कल्चर या किसी बड़ी विदेशी कंपनी की सेवाओं का पूरी तरह से बॉयकॉट करने जैसा था। और वो भी बिना इंटरनेट के। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो यह आर्थिक प्रतिबंध जमीनी स्तर पर बेहद प्रभावी साबित हो रहा था। विदेशी कपड़ों, नमक और चीनी तक का बहिष्कार किया गया। मैंने पढ़ा है कि औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहनने से मना कर दिया था और धोबियों ने भी विदेशी कपड़े धोने से साफ इनकार कर दिया था। और इसका दूसरा पहलू ना और भी ज्यादा रचनात्मक था। बहिष्कार से जो एक खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए स्वदेशी उद्योगों की धड़ाधड़ स्थापना की गई। क्या बात है! कुछ उदाहरण दे सकती हैं आप? बिल्कुल। प्रफुल्ल चंद्र राय यानी पीसी राय द्वारा स्थापित बंगाल केमिकल फैक्ट्री इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, और वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने तो मद्रास में अपनी खुद की स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी ही शुरू कर दी थी, जिसने ब्रिटिश जहाजरानी एकाधिकार को सीधी चुनौती दी थी। बिल्कुल, वे केवल विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था और एक पूरा समानांतर ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ये सच में कमाल की बात है। और शायद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम था। हाँ, ताकि जो छात्र ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर रहे हैं ना, उनकी पढ़ाई बीच में ना रुके। और इस आंदोलन की जो सामाजिक भागीदारी थी, वो तो सच में बेमिसाल थी। बिल्कुल, इसमें सिर्फ संभ्रांत या एलीट वर्ग के वकील और पत्रकार ही शामिल नहीं थे। हाँ, बल्कि छात्रों, महिलाओं और मजदूरों ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर किसी राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लिया था। सही कहा। इस आंदोलन ने पहली बार भारतीय राजनीति को ड्राइंग रूम की चर्चाओं से निकालकर सीधे सड़कों पर ला खड़ा किया था। लेकिन तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मतलब आंदोलन जब अपने इतने चरम पर था और पूरे देश में फैल रहा था, तो सफलता की ओर बढ़ता हुआ ये आंदोलन अचानक से लड़खड़ा कैसे गया? ये एक बहुत ही दुखद मोड़ था। जब आंदोलन चरम पर था ना, तभी एक ऐसा वैचारिक टकराव हुआ जिसने इस पूरी गति को ही रोक दिया। क्या राष्ट्रवादियों ने अपने ही आंदोलन को खुद नुकसान पहुंचाया? क्या नेतृत्व और तरीकों को लेकर उनका आपसी टकराव उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई? काफी हद तक हाँ। ये टकराव दरअसल ब्रिटिश सरकार से नहीं था, बल्कि खुद कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच था। हम 1907 के ऐतिहासिक सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, 1907 का सूरत विभाजन। अक्सर इस विभाजन को सिर्फ नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षाओं का नतीजा मान लिया जाता है, लेकिन गहराई से देखें तो यह कार्यप्रणाली और वैचारिक मतभेद का चरम बिंदु था। बिल्कुल। देखिए, नरमपंथी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार का जो ये आंदोलन है वो केवल बंगाल तक ही सीमित रहे और ये पूरी तरह से संवैधानिक दायरे के अंदर हो। मतलब वे अभी भी ब्रिटिश सरकार से बातचीत और अपीलों के दरवाजे खुले रखना चाहते थे। हाँ, वे बहुत आक्रामक नहीं होना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर जो उग्रवादी थे, वे इस अवसर को एक अखिल भारतीय जन आंदोलन में बदलना चाहते थे। उनका मानना था कि अब समय आ गया है कि इस बहिष्कार को न पूरे देश में फैलाया जाए और इसका अंतिम लक्ष्य सीधे स्वराज्य घोषित किया जाए। और यही मतभेद 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में फूट पड़ा, जो सूरत में हुआ था।
मैंने पढ़ा है कि वहां स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी कि अध्यक्ष पद को लेकर ही भारी विवाद हो गया था। हाँ, नरमपंथी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय या फिर तिलक के पक्ष में थे। और ये जो वैचारिक लड़ाई थी वो मंच पर सच में एक भौतिक टकराव में बदल गई थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों में बाकायदा उल्लेख है कि मंच पर जूते फेंके गए, कुर्सियां चली। हाँ, और अंततः पुलिस को बुलाना पड़ा था वहां। फिरोज शाह मेहता जैसे वरिष्ठ नेताओं पर भी जूते से हमला हुआ था। इस भयंकर घटना ने तो कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर दो फाड़ कर ही दिया। बिल्कुल। और उसके बाद नरमपंथियों ने कांग्रेस पर अपना नियंत्रण पूरी तरह स्थापित कर लिया और उग्रवादियों को संगठन से ही बाहर कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के लिए तो ये सूरत विभाजन किसी अप्रत्याशित तोहफे से कम नहीं रहा होगा। अरे बिल्कुल, उन्होंने तो तुरंत इस फूट का फायदा उठाया और अपनी रणनीति ही बदल दी। उन्होंने कैरेट एंड स्टिक यानी प्रलोभन और दमन की नीति अपनाई। प्रलोभन के रूप में शायद उन्होंने 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार पेश किए थे। जी हाँ, मॉर्ले मिंटो सुधार। ये जो सुधार थे ना, वो देखने में तो ऐसे लग रहे थे जैसे भारतीयों को प्रशासन में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी दी जा रही है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? सतह पर देखने में भले ही उन्होंने विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी थी, लेकिन इसका जो असली जहर था ना, वो पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स? हाँ। मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। हाँ, जहाँ केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। ये कोई लोकतांत्रिक सुधार नहीं था, बल्कि भारतीय समाज को धर्म के आधार पर बांटने की एक बहुत गहरी साजिश थी। ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके। ये तो थी उनकी गाजर या प्रलोभन की नीति। तो फिर स्टिक यानी दमन की नीति क्या थी? दमन की नीति खास तौर पर उग्रवादियों के लिए आरक्षित थी। जैसे ही कांग्रेस विभाजित हुई और उग्रवादी बिना किसी मजबूत संगठनात्मक ढांचे के अकेले पड़ गए ना, सरकार ने उन पर सीधा और बहुत क्रूर प्रहार किया। हाँ, सभाओं पर रोक लगा दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए कई नए और कड़े कानून लाए गए। पर सबसे बड़ा झटका तो 1908 में लगा, जब बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जी, और उन्हें पूरे 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल में निर्वासित कर दिया गया था। ये तो आंदोलन के लिए बहुत बड़ा धक्का था। तिलक की गिरफ्तारी के बाद तो आंदोलन का पूरा नेतृत्व ही बिखर गया होगा। बिल्कुल। बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष ने तो सक्रिय राजनीति से संन्यास ही ले लिया और वे आध्यात्मिक मार्ग पर चले गए। और लाला लाजपत राय भी कुछ समय के लिए विदेश चले गए थे। इस नेतृत्व विहीनता और भारी सरकारी दमन के कारण 1908 के बाद स्वदेशी आंदोलन धीमा पड़ गया। हाँ, उग्रवादी राजनीति का वो उभार एकदम से शांत हो गया। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यहाँ से जो एक बड़ा वैक्यूम या खालीपन पैदा हुआ ना, 1908 से लेकर 1914 तक, जब तक तिलक जेल से वापस नहीं आते, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक अजीब सा ठहराव दिखता है। ठहराव जरूर था, लेकिन इस ठहराव के दौरान ना जमीन के नीचे कुछ ऐसा पनप रहा था जो और भी ज्यादा आक्रामक था। हाँ, जब युवाओं ने देखा कि शांतिपूर्ण जन आंदोलन को इतनी बेरहमी से कुचल दिया गया है और सारे बड़े नेता जेल में हैं, तो वे शायद क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए। बिल्कुल। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे जो गुप्त संगठन थे ना, उनका उदय इसी कालखंड की उपज है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मतलब जब शांतिपूर्ण या निष्क्रिय प्रतिरोध के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो फूटेगी ही। हाँ, और भारत के भीतर क्रांतिकारी आतंकवाद की कई घटनाएं बढ़ी। यहाँ तक कि विदेशों में भी जो भारतीय प्रवासी थे, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी का गठन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह कराने तक की योजनाएं बना ली थी। बिल्कुल। और फिर आता है 1914 का वर्ष। ये बहुत अहम साल था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से आखिरकार रिहाई। हाँ, इस समय विश्व युद्ध के कारण वैश्विक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे थे। तो तिलक ने वापस आकर क्या रणनीति अपनाई? तिलक ने ये समझ लिया था कि अब पुरानी गलतियों को दोहराने का समय नहीं है। यहाँ से उग्रवादी राजनीति का एक नया और अधिक परिपक्व चरण शुरू होता है, जिसे हम होम रूल लीग आंदोलन कहते हैं। होम रूल आंदोलन शायद आयरिश मॉडल पर आधारित था ना? एकदम सही। तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर, हालांकि उनकी लीग्स अलग अलग थीं, पूरे देश में स्वशासन या होम रूल की मांग को फिर से जिंदा कर दिया। तिलक ने अपनी लीग का प्रभाव महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में बढ़ाया, जबकि एनी बेसेंट ने देश के बाकी हिस्सों को बखूबी संभाला। और इस होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि इसने उस राजनीतिक शून्यता को खत्म कर दिया जो 1908 के बाद पैदा हुई थी। हाँ, इसने स्थानीय स्तर पर नई शाखाएं बनाई,
पर्चे बांटे और जो आम लोग थे ना, उन्हें फिर से राजनीतिक चर्चाओं में शामिल किया। और शायद ना उन्होंने सूरत विभाजन की उस कड़वाहट से भी एक बड़ा सबक लिया था। बिल्कुल, क्योंकि 1916 के लखनऊ समझौते या लखनऊ पैक्ट में हम एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखते हैं। हाँ, लखनऊ समझौता भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जहां न केवल नरमपंथी और उग्रवादी कांग्रेस के एक ही मंच पर फिर से साथ आ गए, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। सही कहा। तिलक और एनी बेसेंट के ही प्रयासों से दोनों धड़ों ने ये स्वीकार कर लिया था कि आपस में लड़कर वे केवल ब्रिटिश सरकार का ही काम आसान कर रहे हैं। तो इस पूरे कालखंड का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट होता है कि 1905 से 1917 का ये जो दौर है ना, इसे केवल सफलताओं या विफलताओं के बाइनरी में नहीं तौला जा सकता। बिल्कुल नहीं तौला जा सकता। ये सच है कि वे अपने समय में तुरंत स्वराज प्राप्त नहीं कर सके। सूरत विभाजन एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल भी थी और उनका जो प्रभाव था वो काफी हद तक शहरी और शिक्षित वर्गों तक ही सीमित रहा। हाँ, किसान और जो ग्रामीण भारत था वो अभी भी इस आंदोलन से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया था। लेकिन इन सब सीमाओं के बावजूद क्या आप मानती हैं कि इनकी विरासत बहुत गहरी है? अरे बिल्कुल, इन्होंने भारतीय राजनीति का पूरा चरित्र ही हमेशा के लिए बदल दिया। जो राजनीति पहले केवल बुद्धिजीवियों के बंद कमरों या सम्मेलनों तक सीमित थी, वो अब एक असल जन आंदोलन का रूप ले चुकी थी। हाँ, इन्होंने ये साबित कर दिया था कि आम भारतीय अपने अधिकारों के लिए बड़ा बलिदान देने और कड़े सरकारी दमन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इनका सबसे बड़ा योगदान तो वो वैचारिक टूल किट है जो इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार करके दी। बिल्कुल, स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध, ये केवल उग्रवादियों के हथियार बनकर नहीं रह गए। हाँ, कुछ ही वर्षों बाद जब महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक मंच पर कदम रखा तो उन्होंने इन्हीं उपकरणों को अपनाया और उन्हें और धारदार बनाया। मतलब गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पूरा ढांचा था, वो इसी 1905-1917 के दौरान तैयार की गई वैचारिक और प्रायोगिक नींव पर ही तो खड़ा था। एकदम सही। उग्रवाद के इस योग ने ना भारतीयों के मन से ब्रिटिश साम्राज्य के अजय होने का जो डर था उसे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। और इसने ये भी सिखाया कि अधिकार कभी मांगे नहीं जाते, वे छीने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस विस्तृत चर्चा के अंत में ना इतिहास के इन पन्नों से उभरता हुआ एक विचार करने योग्य पहलू सामने आता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर 1907 में सूरत का वो दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन ना हुआ होता, ये एक बहुत ही दिलचस्प व्हाट इफ है। मतलब अगर उस समय नरमपंथियों का वर्षों का वो कूटनीतिक अनुभव, उनका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उग्रवादियों की सड़कों पर उतरने वाली जन अपील और आक्रामकता, ये सब एक दूसरे से टकराने के बजाय एक साथ मिलकर काम कर रहे होते, तो क्या होता? तो क्या ब्रिटिश हुकूमत को कई दशक पहले ही घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता था? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को केवल एक बीती हुई कहानी नहीं, बल्कि रणनीतियों और मानवीय विकल्पों की एक बहुत ही जीवंत प्रयोगशाला बना देता है। बिल्कुल। और इसी गहरे वैचारिक मंथन के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय के हमारे इस गहन अध्ययन को हम यही विराम देते हैं। एक विनम्र अर्जी से शुरू होकर आग की लपटों और अंततः एक संगठित जन प्रतिरोध में बदलने की यह गाथा न हमें हमेशा याद दिलाती है कि जब कोई व्यवस्था सुधारों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देती है तो समाज अपने लिए नए और क्रांतिकारी रास्ते खुद तलाशी लेता है।